नाथ जी इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। राम राम झांसी, जोर से बोलो। राम राम। मजा आ रहा है? कैसा लग रहा है गुंजा जी को यहाँ देख के? आप सबके घर की सदस्य बन चुकी हैं ये, और आज आपके शहर भी आ गई। ताली जोर से बजा दीजिए एक बार। अभी खास बात क्या है कि झांसी के किले के नीचे इनको झांसी की रानी बना के बिठाया गया है। इस बात पे एक बार जोर से ताली बजा दीजिए। तो हमने ये जो सत्र जो हमने प्लान किया है, ये इनके किरदार के आसपास है, बहुत करीब है, क्योंकि ये किरदार ऐसा है जो मुझे नहीं लगता यहाँ बैठे किसी भी इंसान के लिए ये किरदार अनजान हो। कौन कौन जानता है एक बार जोर से बताइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये जो सत्र है, ये इस सत्र का नाम है नदिया के पार रिवाइव। इसका मतलब है हम इसे फिर से जीने वाले हैं। इसीलिए इस सत्र को शुरू करने से पहले सबसे पहला जो स्वागत सवाल है वो साधना जी से मेरा ये है कि यहाँ पे साधना जी आई हैं या गुंजा जी आई हैं? इस सत्र को जब हम आगे बढ़ा रहे हैं तो मैं जानना आपसे ये चाहती हूँ कि जो प्यार गुंजा जी के किरदार को मिला है, आपके बहुत सारे किरदार, बहुत महत्वपूर्ण किरदार आपने किए हैं, बहुत सारी फिल्में आपने की हैं, लेकिन बहुत प्यार इस किरदार को मिला जो मुझे नहीं लगता जिसका रिकॉर्ड कोई और किरदार तोड़ पाया है। तो आपको क्या लगता है, आपके और भी कई किरदार रहे होंगे जिन्हें और लाइमलाइट इतनी ही मिलनी चाहिए थी, इतनी ही महत्वपूर्ण वो थे किरदार, तो कौन सा किरदार आपको लगता है ऐसा जिसे इसी लेवल की लाइमलाइट मिलनी चाहिए थी? नहीं, मुझे लगता है कि गुंजा के बाद गुंजा वहाँ पे स्टॉप हो गई, गुंजा ही रह गई और आज तक गुंजा ही चली आ रही है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई भी किरदार नहीं था, ना हो सकता है। तो आपके कुछ किरदारों के कुछ हम एक्सपीरियंसेस जानना चाहेंगे जो आपको लगता है कि बहुत अलग रहे। गुंजा का किरदार निभाना आपके लिए ज्यादा आसान था या और जो भी किरदार आपने किए हैं? नहीं नहीं, गुंजा ऐसा किरदार है जो कि मेरा किरदार था, मुझे इसीलिए पसंद किया गया था उस फिल्म के लिए, इसीलिए लिया गया था क्योंकि जो डायरेक्टर थे फिल्म के, उन्होंने मुझे 15 दिन तक ऑब्जर्व किया, देखा ये लड़की चलती कैसे है, बोलती कैसे है, क्या कैसी कैसी बातें करती है, मस्ती करती है। और मैं बहुत मस्ती खोर थी, जो आप नदिया के पार के पहले भाग में देखते हैं आप लोग। तो वो सब देखने के बाद ही उन्होंने कहा कि मुझे मेरी गुंजा मिल गई, क्योंकि मैं ऑलरेडी गुंजा की आत्मा लेके चल रही थी अपने साथ। तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ये गुंजा नहीं है। क्या आज भी जीती हैं आप उस किरदार को? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो वैसी ही हूँ अभी भी। अच्छा, जैसे आप कहीं जाती हैं तो जाहिर है आपके नाम से लोग आपको कम जानते होंगे, किरदार के नाम से ज्यादा जानते होंगे, तो आपको क्या ये आपको सकारात्मक लगता है या फिर आप इसे किसी और तरीके से देखती हैं? नहीं, मेरे इर्द गिर्द वाले लोग जो हैं वो काफी बार बोलते हैं कि ये क्या है, तुमने गुंजा करके तो मतलब बाकी सब खत्म कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है, और किसी भी आर्टिस्ट के लिए हो सकती है, क्योंकि आज तक ऐसा कोई किरदार नहीं है जिसके किरदार को उसके नाम से जाना जाए। गुंजा को जाना जाता है। अच्छा, भले ही हम इस किरदार के लिए ही यहाँ इकट्ठे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ और कौन-कौन से आपके ऐसे पसंदीदा किरदार रहे हैं जो बहुत दिल के करीब हैं आपके? दिल के करीब तो देखिए, एक फिल्म थी तुलसी, हाँ, उसमें मैंने डबल रोल किया था। और अजीब सी बात है कि जब फिल्में एक स्टेट में ज़्यादा चलती हैं तो वो शायद इतनी पॉपुलर नहीं होती, लेकिन उसके लिए मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला था, जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। और वो फिल्म थी, और एक फिल्म थी सुर संगम, जो कि म्यूजिकल पिक्चर थी।
ये 2-3 फ़िल्में हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, लेकिन नदिया के पार को मैं फ़िल्म नहीं कहूँगी। वो मेरे लिए बहुत कुछ और ही मायने रखती है। मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है ऊपर वाले का। अब दे रहा है। सवाल ये है कि शिव की नगरी से निकली एक लड़की जो करोड़ों दिलों पे राज करने लगती है, उनकी जर्नी हम जानना चाहेंगे कि नहीं जानना चाहेंगे? जवाब दीजिए, ऑडियंस से जवाब आना चाहिए। कौन-कौन जानना चाहता है? जोर से आवाज दे के बताइए। देखिए, मेरा जन्म जो है, जन्म स्थल बनारस है। मैं पंजाब की हूँ। माँ-बाप मेरे जब ये हुआ था बँटवारा, तो बनारस आके ठहर गए। तो उस हिसाब से मेरी जन्मभूमि बनारस है, और मेरा जो धर्म है वो जो जो भी बोल सकते हैं आप लोग, मैं पंजाबी हूँ, और मेरी कर्म भूमि मुंबई है। तो मतलब, और मेरे मेरे ससुराल बिहार है। तो मैंने सारा अच्छा खासा कवर कर लिया सब। और तो जर्नी ऐसे से शुरू हुई कि गाती थी मैं। कभी सोचा नहीं था कि मुझे हीरोइन बनना है, लेकिन बस ऐसी बात थी कि मेरी सिस्टर पहले यहाँ पे आई, ताराचंद बड़जात्या जी ने उनको पसंद किया अपनी फिल्म के लिए। तो मुझे उन्होंने ऐसे ही बुला लिया घूमने के लिए, मुंबई घूमने के लिए। और बस मैं 15-20 दिन के लिए आई थी। उस दौरान जो डायरेक्टर थे फिल्म के, उन्होंने देखा मुझे, और देखते रहे। उन्होंने देखा कैसे चलती है, जैसे मैंने बताया आपको, मेरे पूरे कैरेक्टर को, और जो चीज़ें आपने फिल्मों में भी फिल्म में देखी, जहाँ मैं सचिन को होली का रंग लगा रही हूँ नींद में, तो वो मेरा अपना किस्सा था जो मैंने डायरेक्टर से शेयर किया था, उन्होंने डाल दिया। दूसरी बात, क्योंकि मैं बनारस की थी तो मैं भक बोलती थी, वो भी उन्होंने डाल दिया। और वो भक इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि लोग मुझे कहते थे, भक बोलिए। अब ये कोई बात है कि वो तो निकल जाता है, एक स्लैंग है कि भक, हम नहीं करेंगे ऐसा। लेकिन वो भक्त भी इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि राजकुमार बड़जात्या जब मुझे मिले, जब वो बना रहे थे हम आपके हैं कौन, तो उन्होंने कहा, साधना जी बाकी तोड़ मिल गया, लेकिन वो भक्त का क्या तोड़ निकाले हम लोग। तो मैंने कहा, भक्त तो अब यूपी की एक लैंग्वेज में ऐसे हम लोग बोल देते हैं, अरे भक्त हम नहीं बात करेंगे, चुप, मतलब। तो बोले नहीं। तो फिर बाद में उन्होंने माधुरी के साथ आहा आहा कर दिया ना, कुछ ऐसा। तो उस तरह से रखा था। तो मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ़िल्मों में, जैसे कि मैंने साड़ी कभी नहीं पहनी थी, तो उस फ़िल्म में उन्होंने साड़ी पहन, जो मैं जा रही हूँ चंदन के गाँव, और साड़ी पहनाया है पहले कि वहाँ जाके साड़ी पहनना। तो शॉट शुरू हुआ, मुझे साड़ी-वाड़ी पहनाई और बोले, चढ़ जाओ बैलगाड़ी पे। कौन दिशा में लेके गाने से पहले की बात है। आप लोग को शायद याद है? तो वो मेरी माँ मुझे साड़ी पहनाती है और बोलती है, देखो तुम ससुराल में जा रही हो अपनी बहन के, साड़ी पहन के रखना। और उसके बाद मैंने शॉट दिया, जैसे ही शॉट खत्म हुआ तो सब ताली मार मार के हंसने लगे, बहुत हंस रहे। मुझे समझ नहीं आया कि क्यों हंस रहे हैं। शॉट दिया है मैंने तो इतना हंस हंस के पागल हो रहे हैं। तो मैंने कहा, क्या हुआ क्या? बोले, नहीं स्क्रीन पे देखना। अब जब स्क्रीन पे देखा तो मैं तो डर ही गई। मैंने कहा, ये क्या हाथी जैसा चल रही हूँ मैं ऐसे ऐसे करके। और वो जो चाल है उसमें उनको उसमें भी उन्होंने एक ह्यूमर ढूंढ लिया। तो ऐसी चीजें जो मतलब कभी नहीं की थी, तो उन्होंने उसी टाइम करवा ली। तो ये जो साड़ी वाला शॉट की आप कहानी बता रही हैं, ये मुझे लगता है सभी ने नोटिस किया होगा कि आप जिस तरीके से चल रही थी, वो लग रहा था कि हाँ, पहली बार पहनी है। मुझे नहीं हाँ, पता साधना ने पहली बार पहनी वो हाँ। साड़ी या गुंजा ने पहली बार पहनी, नहीं नहीं, साधना ने भी लेकिन पहली बार ही पहनी थी। अच्छा, अच्छा। लेकिन जब वो गाना शॉट हुआ, उसके बाद तो आप उस गाने में देख रहे हैं हम, आप नाच रही हैं, खेतों में दौड़ रही हैं, वही साड़ी पहन के, वो कम्फर्ट कहाँ से जनरेट हुआ? वो वो तो बहुत क्या है, पिन विन कर देते हैं, सब अच्छे से कर देते हैं कि दौड़ने वौड़ने भागने का सीन है। अच्छा। तो वो ले, लेकिन वो मेरा सीन बाद में आया, है ना? वहाँ बहुत शोर हो रहा है लगता है ना?
जो भी लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं एक्चुअली सुनने में, वो लोग प्लीज शोर मत करिए, क्योंकि जो लोग सुनने आए हैं सीरियसली उन्हें सुनने दीजिए। जैसे हम आपने सिनेमा का एक बहुत बड़ा दौर जिया है और बहुत सारी फिल्में की हैं। हम सिनेमा की कोर सिनेमा की बात करें अगर हम, तो सिनेमा ने दशकों में दौर चेंज किए हैं, दौर बदले हैं। जैसे देवानंद जी का दौर देखें हम, प्यार मोहब्बत की बहुत फिल्में उस समय आई। फिर हम एक दौर का ट्रांजिशन हुआ जब, तो हम देखते हैं कि एंग्री यंग मैन वाली फिल्में बहुत चली। फिर जो खान्स की इरा शुरू हुई और जो स्टारडम फॉलो अप की इरा शुरू हुई। तो ये जो ट्रांजिशंस चलते हैं सिनेमा में, ये कौन तय करता है? ये दर्शक तय करते हैं या इंडस्ट्री तय करती है? ये दोनों तरफ से कदम बढ़ते हैं, क्योंकि हम जो दे रहे हैं, परोस रहे हैं, पब्लिक वही खा रही है, या पब्लिक जो मांग रही है हम वही परोस रहे हैं। तो ये टाइम के साथ ये बदलाव होता ही है और ज़रूरी भी है। अब की फिल्में जो देख रहे हैं आप, वो बहुत रियलिस्टिक फिल्में हैं और अपनी जड़ों तक जा रहे हैं, अपने घर वापस आ रहे हैं। तो आजकल की फिल्में आप देखते हैं बहुत बहुत रियलिस्टिक है, कोई मेकअप नहीं, थोड़ा सुंदर भी लग गया तो आके मुंह मुंह चेहरा में बिगाड़ जाते हैं लोग। तो आजकल ये हो गया है। एक बात मैं बड़ी देर से आपसे कहना चाह रही थी जब से आप यहाँ आई हैं, कि बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। आप और भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अरे नहीं, आप आपसे ज़्यादा नहीं। मैं यही कहना चाहती थी कि वो जो गुंजा को हमने देखा है और आज हम आपको देख रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। ये इसका राज़ ज़रूर जानना चाहते हैं। कौन-कौन जानना चाहता है? देखिए कितने सारे लोग जानना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं कि 42 साल बीत गए ओहो। तो बात ये है कि हाँ, दिल से मैं बड़ी नहीं हुई हूँ, शायद यही राज होगा उसका। तो मैं अभी भी अपने आप को 16 साल की बच्ची समझती हूँ और उस बच्चे को मरने नहीं देती हूँ मैं। तो लोगों को शायद अजीब लगता होगा, ये लेकिन बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग कहते हैं, अरे तुम्हारी उम्र है क्या ये करने की? तो मैं सोचती हूँ, मैं कहती हूँ यही तो उम्र है अब करने की, है ना? और अभी 2-4 बार ऐसी चीज़ें हो गई थी कि जहाँ आप डांस की रील कैसे डाल दी आपने? अरे डांस तो हमारी भारतीय संस्कृति का एक रूप है ना? कला हम जिसको बोलते हैं। लेकिन वो पता नहीं क्यों एक मैंने पोस्ट डाली उसमें अपनी फ्रेंड के साथ, तो बोलते हैं कि आपने नाइट सूट क्यों पहना? तो कभी-कभी गुंजा होने का बहुत वो गला पकड़ लेते हैं मेरा। तो क्या इससे फ़र्क पड़ना चाहिए किसी कलाकार को कि कोई क्या समीक्षाएँ कर रहा है कि आप ये मत कीजिए, आप वो मत कीजिए। ये ये वो क्यों तय करेंगे? हाँ, वो तय क्यों करेंगे, और इसी वजह से मैं सीधा बोलती हूँ कि जिसको नहीं देखना मत देखो। लेकिन मैं अपने अंदर की जो बच्ची है, जो मस्तखोर है, जो गुंजा है, जो हर लड़की होती है 16 साल में, मैं वैसी ही हूँ। अब मैं नहीं चेंज कर पाती तो मैं क्या करूँ? तो मैं 80 साल की भी होंगी तो शायद फूल-वूल लगा के घूमूँगी। तो अ, शायद यही यही वजह होगी, लोगों आप लोग का प्यार है जो आपको ऐसा लग रहा है, वरना तो टाइम तो बहुत निकल गया जी, अच्छा जैसे है। रील की बात आपने की, तो अभी जैसे रील कल्चर बहुत ज़्यादा चल रहा हाँ, है हाँ। और हम पुराने समय के अभिनय की बात करें अगर, तो एक अभिनेता को वहाँ तक पहुँचने में, स्क्रीन तक पहुँचने में बहुत मेहनत लगती थी। उन्हें प्रॉपर सीखना होता था और स्कूल जाना होता था, एक्टिंग स्कूल जाना होता था, तब कुछ लोग वहाँ तक पहुँच पाते थे। लेकिन अभी 90 सेकंड रील के चक्कर में हर कोई वो एक्टिंग कर रहा है और कहीं न कहीं जो भी यूथ है हमारा, वो उस कंटेंट को कंज़्यूम कर रहा है। तो जो हमारा कोर सिनेमा है, उस कंटेंट में और ये जो नौसिखियों वाला कंटेंट है, इसमें लोग फ़र्क कैसे करेंगे? ये तो आपके ऊपर है कि आपके सामने थाली परोसी हुई है, उसमें बहुत फ्राइड और गंदी चीज़ें भी रखी हैं और अच्छी चीज़ें भी हैं। अगर आप अपने पेट को, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहती हैं, तो आप वही उठाएँगी ना। तो आप नहीं खाएँगी, तो वो नहीं बनाएँगे। सीधी-सी बात है, खाना छोड़ दो, गंदगी खाना छोड़ दो,
तो अपने आप चीजें बंद हो जाए, क्योंकि उसकी मांग ही नहीं होगी। जब मांग नहीं होगी तो लोग क्यों। लेकिन अभी जो बन गया है कुछ लिमिट से ज्यादा ही कुछ हो गया है। मतलब पहले की तरह ठीक है, मुझे लगता था कि बेचारी हाउसवाइफ जो कुछ नहीं करती अपना टैलेंट दिखाती हैं, वो टैलेंट की जगह अब कुछ और ही होता जा रहा है। वो नहीं होना चाहिए, अपना टैलेंट दिखाने का सबको हक है। तो ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है, ये पॉजिटिव है ज़्यादा है या नेगेटिव नहीं, ज़्यादा है? बहुत नेगेटिव होते जा रहे हैं। और जो बेचारी अच्छी औरतें घर की काम काज करके थोड़ा सा रील बना के खुश होती थी, उनके दरवाजे भी बंद करते जा रहे हैं ये लोग, जबकि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है हर औरत में एक वो जो एक खिली हुई कली होती है जो नाच करना चाहती है। हम अब मैं आपको बताऊं, मैं तो किसी की भी बारात होती है, मैं आज चली जाती हूँ डांस करने। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब मेरे बच्चे चिल्लाते रहते, मम्मी आओ आओ, मम्मी क्या कर रही हो। जहाँ खुशी मिले बस स्लिप कर जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो लड़कियों को तो बहुत ऐसे ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे खड़े होना चाहिए, ऐसे। वो सब इतना सिखाते हैं, इतना सिखाते हैं कि वो उसको एक माहौल में डाल देते हैं। फिर वो लड़की जब फूटती है ना, तो फिर इस तरह के गंदे रील्स बनते हैं। एक मुझे याद आ रहा है क्योंकि हम गुंजा को भी यहाँ पे बहुत डिस्कस करने बैठे थे और ये सेशन क्योंकि नदिया के पार पर ही हमने इसकी भूमिका तैयार की थी, तो मुझे याद आता है 2 लड़ते झगड़ते लोग, एक चंदन, एक गुंजा। तो जो सचिन जी के साथ जो आपकी एक केमिस्ट्री थी, जो जिस तरीके का बॉन्ड हमने स्क्रीन पर देखा है, तो मैं जानना चाहती हूँ पर्दे के पीछे वाला बॉन्ड क्या है? क्या वो दोस्ती की इंटेंसिटी क्या है? ऐसा हुआ कि मैं जब पहली बार बॉम्बे आई थी तो मैं सचिन से मिली थी। तो मुलाकात हमारी हो चुकी थी, तो इसलिए मैं जब शूट कर रही थी तो मैं कंफर्टेबल थी कि मैं इस आदमी से मिली हुई हूँ। और सचिन का भी ये था, क्योंकि जानता था तो थोड़ा ख्याल ज्यादा रखता था। वो बोलता था चलो अब जाओ तुम सोने, अब चलो सुबह। ये हम लोग का बहुत अच्छा बॉन्ड था। एक दोस्ती थी किस तरह की, यारों की नहीं होती जैसे दो यार होते हैं, चलो ये उस तरह का था। लेकिन कोई अट्रैक्शन और वो प्यार जैसी बात आई थी शुरू में, वो ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं, नहीं, मैं जानना चाहती हूँ दोस्ती वाला बॉन्ड। वो जो लड़ते-झगड़ते दोस्त हमें नज़र आते थे, क्या हाँ वो दोस्त रियल लाइफ में हाँ पर्दे के हाँ, पीछे रियल। वैसे ही हाँ दोस्त ऐसे हैं? ही थे, इसीलिए वो केमिस्ट्री दिखती है। अच्छा। बहुत बिल्कुल। हम लोग खाना खाना साथ में, उसके ऊपर पानी डाल देना, या मैं बहुत बदमाशी वैसे भी करती थी, तो उसके साथ वैसे ही बॉन्ड था मेरा। अच्छा, हमने आपको जब पर्दे पे देखा तो एकदम गाँव की लड़की जो बिल्कुल बैलगाड़ी पर चल रही है, जो खाना बना रही है चूल्हे पर, तो ये सब आपके लिए आपको सीखना पड़ा वो किरदार करने के लिए या थोड़ा-बहुत आपके लिए आसान था, आपने कभी पहले किया रहा हो? हाँ, ऐसा नहीं किया तो नहीं, देखा हो बहुत बनारस की पैदाइश है मेरी, तो हमारे घर में भी चूल्हा-वूल्हा जलाते थे जब खास रोटी-वोटी बनानी होती थी। तो देख उसी माहौल में बड़ी हुई थी ना मैं, तो मेरे लिए बहुत ऐसा नहीं था। लेकिन बिना लाइट के सोना और अंधेरे में दिया लेके बाहर गाँव में जाके, और बाथरूम में जाना पड़ता था, अंदर नहीं रखते थे वो लोग बाथरूम। ये सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ी, है ना, बिना चप्पल के चलना। तो ये सब करके ही मतलब ऐसा लगा कि मैं वहीं की हूँ। हुँ। ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इन सबके मन में आपसे बात करने के लिए बहुत सारे सवाल होंगे। ये तो जी। मेरे मन के सवाल थे। हाँ, अभी मुझे लगता है यहाँ जितने लोग बैठे होंगे, सब आपसे कुछ ना कुछ पूछना चाहते होंगे। पूछना चाहते हैं? कोई पूछेगा। कौन-कौन पूछना चाहता है? एक बार ज़ोर से बताइए कितने लोगों को पूछना है? माइक पहुँचाइए यहाँ तक। क्या कमबैक की कोई उम्मीद है? अब क्या कमबैक होगा हम लोग का। अब तो क्या ही होगा। अब तो ये है कि अपनी तरीके का कोई रोल मिलता है तो मैं करती हूँ। बीच में मैंने अनुराग कश्यप के साथ फ़िल्म की थी मुक्काबाज़, और मुझे अच्छा लगा करते हुए। और एक फ़िल्म मैंने की जुगनी, जो 17 18 फेस्टिवल्स में गई है। और एक फ़िल्म अभी इस पे ओटीटी पे आएगी, ये कैसी है पहेली। और बस ऐसा जो काम थोड़ा अच्छा लग रहा है वही कर रही हूँ, नहीं तो
करने का मन नहीं करता। और जो जो लैंग्वेज शुरू हो गई है ना, वो लैंग्वेज मैं बोल नहीं सकती, इसलिए मुझे नहीं करना। Hi, ma'am. Hello, ma'am. कहाँ है? Hi, हाँ, hi. ओके, How are you, ma'am? आई एम फाइन, थैंक यू। मैम ये बताइए कि अगर आपको गुंजा का कैरेक्टर दोबारा मिल जाए खूब ढेर सारा मेकअप करने के बाद, कि साधना मैम अच्छा सा मेकअप कीजिए, पुरानी वाली गुंजा बन जाइए, तो सचिन की जगह पे किस एक्टर के साथ आप काम करना पसंद करेंगे? अच्छा, मैं खुद बन जाऊं गुंजा? हाँ, गुंजा खुद ही बनना पड़ा। आप गुंजा का रोल कौन प्ले कर पाएगा आपके अलावा? मेरे अलावा और बहुत सारी लड़कियां हैं। नहीं मैम, अकॉर्डिंग टू मी ओनली यू कैन प्ले गुंजा। मतलब मैं उतनी उतनी छोटी हो जाऊं? नहीं नहीं, अरे मैम मेकअप है, हो जाएंगी आप। नहीं, अभी भी आपकी खूबसूरती दिख रही है। आपको मैं मेकअप नहीं करती हूँ। तो मैम ऐसे ही बन जाइएगा तो भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे आपको। सो अगर आपको दोबारा मौका मिले नदिया के पार 2 में गुंजा का रोल प्ले करने का, तो आप अपने अपोजिट किस एक्टर को लाना चाहेंगी सचिन की जगह पे? मुझे लगता है उस तरह का रोल, ये जो है मैसी, क्या विक्रांत मैसी, विक्रांत मसीह। मसी। अरे भाई, विक्रांत भाई के लिए भी तालियां बजा दो। एंड थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और कोई सवाल? कि जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आपका जन्म बनारस में हुआ है और महाराज लक्ष्मीबाई जन्म भी वहीं बनारस में हुआ है, तो ये जो फिल्म बनाई बढ़ जाता है जी ने, ये फिल्म बिहार की पृष्ठभूमि पर है, तो जो भाषा है वहाँ की, हाँ भोजपुरी भाषा, तो वो जो डायलॉग है तो वो भाषा आपने सीखी थी? जी नहीं, पहली बात तो वो भोजपुरी भाषा नहीं है। जी जी और वो फिल्म भी भोजपुरी फिल्म नहीं है। जी ये सबसे बड़ी एक गलत फहमी है, जी क्योंकि भोजपुरी तो है ही नहीं। और जहाँ तक है कि गांव की होने के लिए सिर्फ भोजपुरी बोलेंगे, तो ऐसे तो फिर लगान भी भोजपुरी होनी चाहिए, है ना? और क्या दिलीप साहब की फिल्म थी ना, दिलीप साहब और वैजयंती माला की, गंगा जमुना। गंगा जमुना भी होनी चाहिए थी भोजपुरी। उसमें एक सिर्फ तड़का हल्का सा लगाया था कि क्या को का बोला और क्यों को काहे, बस पूरी फिल्म में, बाकी वो हिंदी है। जी तो क्योंकि बनारस की थी पैदाइश मेरी, तो मतलब मुझे बहुत मुश्किल नहीं हुई। और आपको पंजाबी भाषा भी आती है? देखिए, बनारस में रही, लेकिन जब 10वीं क्लास में पहुंची जी तो मुझे कुछ फ्रेंड्स मिली जिन्होंने कहा बहुत शर्म की बात है कि अपनी तुम्हें मातृभाषा नहीं आती है। तो मैंने पंजाबी सीखी फिर, और बहुत अच्छे से सीखी। तो लास्ट क्वेश्चन ये है मैडम कि इस फिल्म का सबसे अच्छा गाना कौन सा है जो आपको खुद पसंद हो? देखिए, मेरी पर्सनल चॉइस है। जब क्योंकि मेरे पहली बार मैंने रिकॉर्डिंग होते देखा, वो था गुंजा रे चंदन जो। बाकी दुनिया की पसंद तो कौन दिशा में है। जी थैंक यू मैडम। मेरी Thank बेटी you. आपको नमस्ते करना चाहेगी। कोई और सवाल आना चाहता है? Namaskar, ma'am. Good evening. गुड इवनिंग। Welcome to Jhansi. We are privileged to have you today in Thank you. Bundelkhand Literature Festival. थैंक और सभी को राम राम। राम राम। मैम, आपको देख के एक भाव मन में आता है, अगर आप अलाउ करें तो may I sing 2 lines for you? प्लीज। Okay. साची कहे तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी, मैडम की सूरत लक्ष्मी की मूरत, मैडम की सूरत लक्ष्मी की मूरत, अंगना में आई बहार भौजी। वन मोर, झांसी में आई बहार मौजी। Thank जय you. बुंदेलखंड। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो मैम, और मेरा नाम सबत है। झांसी में आपका पुनः मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। धन्यवाद। मैम, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने इतने सारा कैरेक्टर प्ले किए हैं, तो कोई आपके पूरे करियर में से कोई यादगार लम्हा जो आपको हमेशा यादगार रहेगा आपके लिए, मतलब किसी भी वक्त आप मतलब जब भी बातचीत करती हैं अपने करियर के बारे में, तो वो लम्हा आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है, तो कुछ ऐसा मोमेंट या मेमोरी आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? जितने मोमेंट्स जो हैं जो याद रह जाते हैं, वो मुझे लगता है मेरी पहली फिल्म का एक फिल्म मैंने की थी, उसका नाम था सुर संगम।
सेम डायरेक्टर थे विश्वनाथ जी, जिन्होंने सरगम बनाई थी जया प्रदा और ऋषि कपूर के साथ। बड़ी खूबसूरत फिल्म बनाई उन्होंने। तो वो फिल्म में उन्होंने एक चीज सिखाई मुझे। एक उन्होंने कहा कि तुमको मैंने लिया है, उसमें जया प्रदा भी हैं, गिरीश कर्नाड है, उनकी बेटी का रोल किया मैंने। तो उन्होंने एक चीज सिखाई थी कि तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल मैम। तो मैंने कहा थैंक यू। तो बोले लेकिन आंखों से काम लेना सीखो। तो वो मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा कैसे सर? तो उन्होंने कुछ बैठ के मुझे चीजें समझाई जो अभी तक मेरे साथ हैं, कि आंखें अच्छी होना ही बहुत नहीं होती है, आंखों से क्या कहना चाह रहे हो, 2 बार पलक झपकाओ उसका क्या मतलब निकलता है, 1 बार पलक झपकाओ तो क्या मतलब निकल। तो वो एक लर्निंग जो उनके साथ हुई थी ना मेरी, वो समय मैं हमेशा याद करती हूँ। अब तो वो चले गए ऊपर, लेकिन उनके लिए जो मेरा सम्मान है, जो मेरे मन में रिस्पेक्ट है, वो कभी नहीं जाएगी। बाकी तो ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे। थैंक यू सो मच हाँ। मैम, थैंक यू। थैंक यू। मैम सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप झांसी में आई, वरना मुझे आपसे मिलने के लिए मुंबई आना पड़ता। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि नदिया के पार मूवी को 40-42 साल हो गए, कोई ऐसा वाक्या जो आपको उस गांव से संबंधित याद हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आज भी आपको याद हो, बताएं। वहाँ का हाँ, कोई किस्सा या मूवी से रिलेटेड। हम लोग को क्या होता था कि हमारे वहाँ पे एक तंबू लगा दिया था जहाँ खाना वाना बनता था, जहाँ पे बड़ी ऐसे पतली सी दाल बनती थी पानी वाली। तो मुझे नहीं खाना होता था, मैं पंजाब की लड़की, मुझे, लेकिन मैं जाती थी घरों में, तो वो मतलब वो बंधा रहता था कि कल हमारे घर आइए। हमने कहा हाँ, आए, आप मेरे लिए बनाओ। तो वो लोग रोटी चटनी प्याज पीस के ये सब खिलाते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं उसी के चक्कर में रहती थी कि, और सब कहते थे शॉर्ट रेडी साधना को बोलो, तो बोलते कहीं बैठी होगी देखो किसी के घर में, या पड़ी होगी, या कहीं भी सो जाती थी मैं। गांव में इतना प्रोटेक्शन मुझे लगता था कि मुझे लगता ही नहीं था कि मुझे कोई घबराहट है। कहीं भी नींद आई सो गई, लेकिन मैं जहाँ अपने हमारा इंतजाम था वहां सिर्फ रात को सोती थी, बाकी सारा दिन अगर मेरी शूटिंग नहीं तो गायब ही रहती थी मैं। मैम नमस्कार। मैम नमस्कार। आपका झांसी के वीर माटी पे एक बार पुनः स्वागत है। मैम मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हम सब जानते हैं गुंजा का कैरेक्टर आपसे अच्छा कोई प्ले कर ही नहीं सकता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपके अनुसार आज के बॉलीवुड इंडस्ट्री में कौन ऐसी एक्ट्रेस है जो गुंजा का कैरेक्टर बखूबी निभा सकती है? आलिया भट्ट। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं अभी आपने बताया कि मैं पहले गाती थी, तो मैं थोड़ी सी 2 लाइन आपकी सुनना चाहती हूँ। क्या सुनना चाह रही हैं? कुछ भी ये तो माइक गाने वाला है ही नहीं, चलेगा। ये भाषण देने वाला माइक है। नहीं चलेगा, इस पे भी थोड़ा सा। आपको चलेगा, मुझे तो नहीं चलेगा। वो हम लोग बचपन से एक गाना, मतलब सचिन जी का एक प्रश्न था आपसे एक गाने में, उसका जवाब गाने में है, लेकिन वो हम आपसे यहाँ लाइव सुनना चाह रहे थे कि ओ गुंजा उस दिन तोरी सखियां करती थी क्या बात हो, इसका जवाब हम लाइव सुनना चाह रहे हैं। कहती थी तोर साथ चलन को सो, आ गए हम तोरे साथ हो, साथ अधूरा तब तक जब तक, साथ अधूरा जब तक तब तक पूरे न हो फिर साथ हो, अब ही तो हमरी है बाली रे उमरिया, अब ही तो हमरी रे बाली है उमरिया, हे ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे देखन दे, बस।
जी बस मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मेरा शो है कुछ दिनों में रुड़की के पास। अब मैंने शो शुरू किया है बहुत सालों के बाद, तो वो छोड़ छाड़ के मैं आप लोग के पास आई हूँ। रिहर्सल मतलब। हेलो मैम। हाँ जी नमस्ते। आपका बुंदेलखंड की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है। और एक इतना सुंदर सिनेमा हम लोगों ने आज तक कभी नहीं देखा, जिस समय में नदिया के पार जैसी मूवी हम लोगों को देखने मिली है। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और मैं ही नहीं, मेरे ग्रैंडफादर, मेरी ग्रैंड मदर, मेरी मदर और मेरी मदर इन लॉ जो अभी भी है, वो सब, मेरी पूरी फैमिली आपकी बहुत बड़ी फैन है। और मैं आज आपको देख पा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। मैम, आपका जो कैरेक्टर, जो किरदार आपने निभाया सिनेमा की, इतने मतलब हम सभी लोग उस कैरेक्टर को हमेशा याद रखेंगे। और जैसा सुंदर सरल आप मूवी में दिख रही थी, कोई इंसान तभी इतना सुंदर और सरल होता है जब आप अंदर से भी उतने अच्छे हो। तो आपको फिर से सिनेमा पे देखना, ये मेरी ही नहीं, मैं पूरी फैमिली की ये डिमांड रहेगी। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि आपने ऐसे गुंजा जैसे कैरेक्टर को निभाया, और हम सब लोग उसे आज भी उतने ही प्यार से और सम्मान से देखते हैं। आप नारी के लिए एक सम्मान हो, और आपका वो गुंजा कैरेक्टर हमेशा हमेशा हर पीढ़ी याद रखेगी। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके साथ में एक फोटो मैम मुझे मिलेगी, मेरी डॉटर और मैं फोटो लेना चाहिए। फोटो तो लेना ही है बिल्कुल, सेशन के बाद आप लीजिएगा। ओके, नया क्वेश्चन ले लीजिए किसी का और। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैडम, कि जौनपुर के विजयनगर गांव में जहाँ तक मुझे ध्यान है शूटिंग हुई थी, तो जैसा आपने कहा खाना खाने के लिए आप यहाँ वहाँ चली जाती थी शूटिंग के टाइम में, तो क्या इस फिल्म के सफल होने के बाद कभी आप उन विजयनगर गांव में गई हैं, लोगों से मिली हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और बहुत लोग पूछते भी हैं और बहुत लोग चाहते भी हैं कि मैं आऊं। अब बात ये है कि वो तो मैं शूटिंग वाले लोगों के साथ गई थी, मुझे पता नहीं कहाँ जाना। आज मैं कहीं जाके बोल नहीं सकती मैं जा रही हूँ, आ जाओ आ जाओ। एक कोई समारोह हो, आयोजित किया जाए और मुझे बुलाया जाए, जहाँ की मैं जौनपुर के और विजयपुर के और सब लोगों को इकट्ठा मिल पाऊँ। मैं एक एक के लिए तो नहीं जा सकती ना। नहीं तो आपका मन तो वहां जाने के लिए है ना? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो कभी ऐसा मौका मिलेगा तो आप जाना अवश्य है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो बोलती हूँ कि संचालकों से कि आप लोग एक अच्छा सा शो वहाँ पे आयोजित कीजिए विजयपुर में, जहाँ सारी दुनिया को पता चले शो है, और आए और मुझसे मिलें। धन्यवाद। थैंक यू। नया क्वेश्चन लीजिए। और कोई है सवाल किसी का? नमस्ते मैडम, मेरा नाम रजनी समाधिया है। मैं थिएटर करता हूँ यहीं पे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई भी स्क्रिप्ट को याद कैसे किया जाए? याद कैसे किया जाए? जी, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये आपने अच्छी बात पूछी। देखिए, एक हमारी लीला मिश्रा जी आर्टिस्ट, बहुत बड़ी पुरानी आर्टिस्ट हैं, मालूम है ना आपको? लीला मिश्रा जी, अगर नाम सुना हुआ है। नदिया के पार देखिए। जी जी। तो उसमें जो वो बनती नहीं थी दादी, हमेशा उनसे मैंने एक चीज सीखी थी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो स्क्रिप्ट कैसे पढ़ेंगी? उनकी इतनी अच्छी बात मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने कहा था कि जो दूसरा सामने तुम्हारे बात कर रहा है, अगर तुम उसकी बात पूरी तरह से सुन लोगी तो तुमको पता है कि तुम्हें क्या जवाब देना है। क्योंकि क्या होता क्या है कि लोग अपना क्यू ले लेते हैं और बस बैठे रहते कि मेरा क्यू आएगा तो बस मुझे ये बोलना है। लेकिन उसमें क्या होता है, एक्टर नहीं, मुझे लगता है एक्टर रिएक्टर होते हैं, जो चुप रह के भी एक्टिंग कर सके। एक कैरेक्टर अगर बोलते जा रहा है और वो चुप है, तो भी वो उसकी जो मौजूदगी है महसूस होनी चाहिए। तो वो अगर आप ध्यान से सुनेंगे दूसरे क्या कह रहे हैं, तो आपको अपनी स्क्रिप्ट बहुत जल्दी याद हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है वो अगला इंसान क्या बोल रहा है। थैंक यू मैडम। थैंक यू। ये तो मैंने क्लास दे दी हेलो। पूरी। कोई कुछ पूछ रहा था कहीं से? हेलो। कहाँ? मैम नमस्कार।
आपका झांसी की धरती पे बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मैम आपसे छोटा सा बस एक ही प्रश्न है कि जो नदिया की मूवी आई थी वो बहुत ही पारिवारिक मूवी थी, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया था और आज भी घर के सभी परिवार के सदस्य लोग उसको मिलके देखते हैं। अगर मैम उसी तरह की मूवी आज के परपाठी में, आज के पर्दे में फिर से बनाई जाए तो दर्शकों का उस पर क्या रुझान रहेगा? क्योंकि उस समय जो था वो आत्मीयता से, लोग आत्मीयता जुड़े होते थे। अभी क्या है, मोबाइल का जमाना आ गया है, एक ही परिवार में 5 सदस्य होते, सभी लोग मोबाइल पे जुड़े होते हैं, बस खाने के लिए बातचीत होती है। अगर उसी तरह की मैम फिर से मूवी बनाई जाए तो जो हमारा पारिवारिक परिवेश है उस पर क्या होगा और जो हमारे दर्शक लोग हैं उनका क्या रुझान होगा? देखिए, अब नदिया के पार जब रिलीज हुई थी और हिट हुई थी तो भी बहुत लोगों ने कोशिश की नदिया के पार जैसी फिल्म बनाने का। तो हिस्ट्री रिपीट नहीं होती है, जो उसका इतिहास बन चुका था वो बन चुका था, उसको आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते, उसको दोबारा नहीं बना सकते। आप कुछ नया सोच के आप करेंगे और कन्विक्शन के साथ करेंगे तो पब्लिक को अच्छा ही लगेगा, क्योंकि हम लोग के भावनाएं तो सेम है ना। हमें आज भी दिल टूटता है तो दर्द होता है ना, तो वो भावनाएं तो सेम है, लेकिन ये है कि अब उसको किस रूप में आप बना के देते हैं, पेश करते हैं, तो बिल्कुल चलेगी। और ज्योति जी, ये कौन? अनुष्का कौशिक जी हमारे बीच पधारी हुई है, बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति जी सब करें। जी, हो गया। बहुत सारे सवाल बहुत पूछे आप लोगों ने और हमने इस पूरी जर्नी को जिस तरीके से जिया है दोबारा, मुझे लगता है ये जो फिल्म रही है नदिया के पार, अभी जैसे इन्होंने सवाल पूछा कि क्या इस दौर में अगर ये फिल्म बनाई जाती तो इसे क्या लोग उतना ही प्यार देते, तो मैं कहूँगी कि ये इतनी पुरानी बनाई हुई मूवी है, इसको लगभग 42 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी यहाँ बैठी लगभग 3 जनरेशन्स ने इस मूवी को देखा ही है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी हम में से ऐसा होगा जिन्होंने इसे नहीं देखा होगा, तो ये सवाल यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि जायज़ है। इसे शायद इतना ही प्यार मिलता जितना उस दौर में मिला। इसी के साथ मैं इस सेशन को, इस सत्र को थोड़ा सा समापन की तरफ लेकर जाऊंगी, क्योंकि हमारे अगले सत्र के जो वक्ता हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और जितना प्यार आप लोगों ने इनके किरदार को दिया है और झांसी बुलाने के बाद जितना प्यार साधना जी को दिया है, एक लास्ट जो सवाल है मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, एक लास्ट जो मेरा सवाल है वो आपसे ये है कि आप जिस जगह पर बैठी हैं, बिल्कुल आपके सामने झांसी का किला नज़र आ रहा है और आपको पगड़ी झांसी की रानी जैसी बांधी गई है। झांसी के लिए क्या आपके मन में क्या ख्याल आ रहे हैं इस वक्त? किस तरीके से आप झांसी के लोगों को प्यार देना चाहती हैं और झांसी के लोगों ने किस तरीके से आपको लिया है? एक बार एक छोटी सी समीक्षा में चाहूँगी आपसे। देखिए, जब भी मैं मुंबई के बाहर कोई भी शहर में जाती हूँ तो वहाँ के जो लोगों का प्यार है वो बहुत अलग है, बहुत ही अलग है। हम यहाँ आत्मीयता बहुत ज़्यादा है और वार्मथ है, लोग प्यार करते हैं आपको, है ना। तो मुझे फ़ोन किया किसी ने, कहाँ जा रही हो तुम? मैंने कहा रानी बनने। तो मतलब झांसी में मैं एयरपोर्ट से निकली तो बोले कहाँ? मैंने कहा हाँ मैं रानी बनने जा रही हूँ। तो उन्होंने खुद ही बोल दिया झांसी में। मैंने कहा हाँ झांसी में जा रही हूँ। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये पगड़ी बांध के मैं कैसी लग रही हूँ ये तो आप लोग बताएंगे, मुझे पता नहीं। नहीं, बहुत अच्छी लग रही है आप। जोड़ो किस उसमें। और इसी पगड़ी और आपकी बात पर एक लाइन बात जोड़ना चाहता हूं। मैं बता रहा हूं कि जितने लोग इस प्रांगण में बैठे, जब ये बात बोलूंगा आप लोग खिल जाओगे। आदरणीय साधना सिंह जी, झांसी और बनारस का बहुत पुराना रिश्ता है और इस किले की जो महारानी है उनका भी बहुत पुराना रिश्ता है। कैसे है? हमारी महारानी का जन्म बनारस के घाट में होता है और मरकंडका घाट में उनका नामकरण होता है, नाम रखा जाता है मनु। और बनारस की बिटिया हमारे बुंदेलखंड की बहू बन के आई, रानी बन के आई, जो झांसी के नाम से जानी गई। ये बात जानी गई तो आप हमारे ननिहाल से यानी मां के घर से आई हैं, इसलिए हमारी आपकी आत्मीयता बहुत ज्यादा है।